वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे फरवरी का करंट अफेयर पार्ट 2। तो फरवरी का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट 2 होगा जिसमें आज हम 50 क्वेश्चन और देखेंगे। तो 50 क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं और अब ये 51 से लेकर के 100 तक ये क्वेश्चन होंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं अपना। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि और जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला है? तो ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन देख लेंगे। इन्हें सभी ऑप्शन को अगर हम बोलेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ऑप्शन आप देख ही सकते हैं। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, अक्षय कुमार। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, अक्षय कुमार होगा। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में जो बेस्ट एक्टर का खिताब है वो अक्षय कुमार को दिया गया है। देखिए फिल्म आगे ये हमारी एक पूरी लिस्ट है जो हमारी बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर्स और बेस्ट फिल्म, ये सभी एक पूरी लिस्ट है। तो आप इसे एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को देख करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसमें जो बेस्ट एक्टर है वो बेस्ट एक्टर जो फीमेल है वो दीपिका पादुकोण है, फिल्म है छपाक छपाक के लिए मिला है। और बेस्ट एक्टर जो मिला है वो अक्षय कुमार को मिला है लक्ष्मी फिल्म के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर्स ये मिला है कियारा आडवाणी को, फिल्म है गिल्टी। तो ये पूरी लिस्ट है, आप इसे देख सकते हैं एक बार और नोट डाउन करके रिपीट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 52 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $100 बिलियन के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है चीन, मॉरिशस, यूएसए या फिर इजराइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉरिशस। तो मॉरिशस के साथ में $100 बिलियन के व्यापार समझौते पर भारत ने हाल ही में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए ठीक है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 प्रमुख हिंद महासागर क्षेत्र के देशों मालदीव और मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर थे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापक और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए द्वीप राष्ट्र मॉरिशस का दौरा किया और भारत ने मॉरिशस के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA या व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता CECPA पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बनने वाला देश है? तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर इजराइल। तो पहले अमेरिका का था 2019 में, इसको पीछे करके जो चीन है, अब चीन भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार बन गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए चीन ने 2020 में भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है, जो कि 2018-19 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था। भारत और चीन के बीच दो तरफा व्यापार, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ संघर्ष और चीन विरोधी बढ़ती भावना के बावजूद 2020 में $77.7 बिलियन था। और वाणिज्य मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 75.9 बिलियन रहा और इसी बीच UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा
व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। तो ये यूएई जो है वो हमारा तीसरा है और पहले पर है हमारा चीन। क्वेश्चन नंबर 54 है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो जो बाइडेन ने, अमेरिकी जो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्हें चुना है। तो किसे चुना है? ऑप्शन है किरण आहूजा, कोमल गुप्ता, अंजलि भारद्वाज या निक्की हेली। तो सही आंसर होगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, अंजलि भारद्वाज। तो अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए, अमेरिका ने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड, एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। और अंजलि जो भारद्वाज हैं वो एसएनएस की संस्थापक, यानी कि सतर्क नागरिक संगठन, इसके वो संस्थापक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष का पद निम्न में से किसने संभाला है? ऑप्शन देख लेंगे, ABCD हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विजय शापला। तो विजय शापला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, विजय शापला ने 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है और वे वर्ष 2014-19 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है और जो 338A है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। तो राष्ट्रीय जो SC है, SC के लिए 338 है और ST के लिए 338A अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस भारतीय मूल की वकील को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के प्रमुख के रूप में नामित किया है? तो नामित किया है, यह भी इनको अभी ये नियुक्त नहीं किया गया है। तो ऑप्शन है किरण आहूजा, कोमल गुप्ता, अंजलि भारद्वाज या निक्की हेली। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, किरण आहूजा। तो किरण आहूजा को इसमें नामित किया है। यदि सीनेट इसको पास कर देती है तो जो किरण आहूजा हैं वो कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त हो जाएंगी। देखिए, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के वकील और कार्यकर्ता किरण आहूजा को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के प्रमुख के तौर पर नामित किया है। कार्मिक प्रबंधन कार्यालय अमेरिका के 20 लाख से अधिक सिविल सेवा अधिकारियों के प्रबंधन का कामकाज भी देखता है। और जो किरण आहूजा हैं वो 49 वर्षीय हैं और यदि सीनेट से मंजूरी मिल जाती है तो वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय अमेरिकी व्यक्ति भी होंगी। तो आहूजा ने 2015 से 2017 तक कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के निदेशक के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम किया था। क्वेश्चन 57, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रपति शासन जो अभी लगा है हाल ही में, तो ये लगा है हमारा ऑप्शन सी है इसका, पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है क्योंकि यहाँ की सरकार गिर गई थी और अब यहाँ पे, तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा पांडिचेरी। तो पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दी गई है। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। बीते दिनों कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाने जाने के फैसले को मंजूरी दी है और राष्ट्रपति शासन से जुड़े जो भी प्रावधान है वो हमारे अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। तो 356 जो है वो हमारा राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो ABCD ऑप्शन है, तो किसके नाम पर किया गया? ये ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर इस मोटेरा स्टेडियम का नाम अब रखा जाएगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी को नए सिरे से तैयार किए गए मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया और इसका आधिकारिक नाम सरदार पटेल स्टेडियम था, जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। यह दुनिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम है और इस स्टेडियम में एक साथ कुल 1,10,000 लोगों के बैठने की सुविधा भी है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है और इसका जो नाम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 59। कार्बन वॉच ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? केरल, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर तमिलनाडु? तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें कार्बन वॉच एक ऐप है, कार्बन वॉच के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। और ये काम क्या करेगा ये देख लेते हैं। देखिए, व्यक्तिगत कार्बन पद चिन्ह का आकलन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ भारत का पहला केंद्र शासित राज्य बना है। या तो केंद्र शासित में पूछ ले तो भी यही आएगा, राज्य में पूछे तो भी यही होगा। तो इस ऐप का नाम कार्बन वॉच है। एप्लीकेशन को सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन चंडीगढ़ के निवासियों के लिए यह विस्तृत अध्ययन संकलित करने के लिए एक विशिष्ट विकल्प होगा और एप्लीकेशन को एंड्रॉयड स्मार्ट सेल फोन में एक QR कोड के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। तो कार्बन, अब ये होता क्या है? देखिए, कार्बन पदचिह्न एक विशेष मानव गतिविधि द्वारा पर्यावरण में निर्मुक्त ग्रीन हाउस गैसों के विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो ये भी याद रखेंगे कि ये कार्बन पदचिह्न है वो क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? तो ABCD ये ऑप्शन है। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के। तो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का जो फैसला था उसे पलट करके फिर बहाल कर दिया गया है। लेकिन नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 23 फरवरी 2021 को देश की संसद बहाल करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का फैसला पलट दिया है और नेपाल में पिछले साल 20 दिसंबर को ओली ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश कर दी थी और इसके बाद में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद भंग करने के साथ उन्हें कार्यवाहक PM रहते हुए देश में चुनाव कराने का आदेश भी दिया था। एशियाई विकास बैंक के नए प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो ABCD ऑप्शन है, देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, वुचोंग उम। तो ऑप्शन बी वुचोंग उम इसका सही आंसर होगा, जो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के नए प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। देखिए, दक्षिण कोरिया के वुचोंग उम को एशियाई विकास बैंक का नया प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला, फिलीपींस में है और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो मत्सुंग अस्कावा हैं। तो मत्सुंग अस्कावा इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं और इसमें हाल ही में 68 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन A, B, C और D हैं। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, या फिर दोनों ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन C, A और B। तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालयों ने मिलकर के शहरी डिजिटल मिशन को शुरू किया है। देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम में
राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है, जो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को शुरू किया है। तो एनयूडीएम को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखेंगे किस मंत्रालय, दोनों मंत्रालयों ने इसको संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। 63 अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन ए बी सी डी, तो देख लेंगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा जैस्मिन हैरिसन। तो जैस्मिन हैरिसन जो है ये सबसे कम उम्र की महिला बनी जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए इंग्लैंड की एक ब्रिटिश महिला है ये, और जैस्मिन हैरिसन जिसने अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। यूके के नॉर्थ यॉर्कशायर के थर्स से 21 वर्षीय जैस्मिन ने अटलांटिक अभियान द्वारा आयोजित 2020 तालिस्कर विश्व की अटलांटिक चैलेंज में शीर्ष स्थान हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की है। और इन्होंने ये जो पूरा काम किया है वो किया 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट में अटलांटिक महासागर के पास, यानी कि 300 मील के 4828 किलोमीटर की यात्रा की है इन्होंने। और हैरिसन ने 12 दिसंबर 2020 को स्पेन के केनारी द्वीप में अपनी यात्रा शुरू की और 20 फरवरी 2021 को एंटीगुआ पहुंची हैं। तो इन्होंने ये 70 दिन 3 महीने और 48 दिन में इस यात्रा को पूरा किया है, और सबसे कम उम्र की हैं ये, जो मात्र 21 साल की हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पीएम मोदी द्वारा 50 मेगावाट कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ऑप्शन केरल, कर्नाटक, झारखंड या फिर उत्तराखंड। तो सही आंसर होगा इसमें हमारा ऑप्शन ए केरल में। तो इसके साथ में कई और योजनाएं हैं, उनको भी इन्होंने उनका भी उद्घाटन किया है, तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उनमें से क्या है देखिए 320 केवी पुगलुर जो तमिलनाडु, त्रिशूर केरल बिजली संचरण परियोजना और 50 मेगावाट कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना, और एक अरुविकारा में बने 75 MLD का जल प्रशोधन संयंत्र भी शामिल हैं। तो ये तीन योजनाएं हैं, इन तीनों योजनाओं को याद रखेंगे। तो इनका भी इन्होंने एकदम उद्घाटन भी किया है और कुछ का इन्होंने शिलान्यास किया गया है। और इस अवसर पर केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री RK सिंह और आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुषों का एकल खिताब जीता है? तो ऑप्शन है जेमी मेरी, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविक और राफेल नडाल। तो किसने जीता? इसे जीता है नोवाक जोकोविक ने, और हराया इसमें डेनियल मेदवेदेव को इसमें हराया है इन्होंने। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, नोवाक जोकोविक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कुछ। और ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। जो नोवाक जोकोविक हैं वो सर्बिया के हैं, और यही ऑस्ट्रेलियन ओपन जो फीमेल के लिए है वो किसने जीता? वो जीता है हमारे नाओमी ओसाका ने, जो जापान की हैं। देखिए सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, जिन्होंने रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, और यह जोकोविक का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। जोकोविक ने फाइनल मुकाबले में डेनियल मेदवेदेव को 7-5, 6-2 और 6-2 से हराकर अपने कैरियर का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। जोकोविच ने इससे पहले वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पीछे जो करंट के जो सवाल हैं वो जो पीछे जो
उससे पहले की जो घटनाएं हैं उनको उनसे रिलेटेड करके भी पूछ लिया जा रहा है। तो ये भी याद रखेंगे, तो पहले किसको हराया था और अब किसने हराया था। क्वेश्चन भी ये भी बन सकता है, अब तो इनको हराया था लेकिन 2020 में किसको हराया था, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला का एकल खिताब जीता। तो इसका आंसर हम पहले दे चुके हैं, तो नोआमी ओसाका हैं, और ये नोआमी ओसाका कहाँ की हैं, जापान की हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि कहाँ के जीतने वाली, ये नोआमी पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला का जो एकल खिताब है वो नोआमी ओसाका ने जीता है। तो नोआमी ओसाका किस देश की हैं, तो ये जापान की हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नोआमी ओसाका। देखिए, जापान के टेनिस खिलाड़ी नोआमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी को हराया। ओसाका चौथी बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और लगातार चौथा खिताब भी जीत लिया। तो जापान की हैं ये, और इन्होंने जो किसको हराया, जेनिफर ब्रेडी को इन्होंने हराया है। 67, किस राज्य द्वारा उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है ए बी सी डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसमें। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किया, और यह ऐप युवाओं को रोजगार, राज्य भर में रोजगार, स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी इसमें मिल सकेगी। और इस ऐप को एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 से 26 जनवरी 2021 तक आयोजित हुआ, और इसकी जो मुख्य जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवा और किसानों सभी का विकास। रेस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, वुमेन, यंग फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। तो ये इसकी थीम रही थी। क्वेश्चन नंबर 68, पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है। तो महाराजा सुहेलदेव का जो स्मारक क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ये क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश से। इनके ऑप्शन डी सही होगा, उत्तर प्रदेश में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी यानी कि 16 फरवरी को के दिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इसमें महाराजा सुहेलदेव की एक अश्वारोही प्रतिमा की स्थापना और एक कैफेटेरिया, अतिथि गृह और बच्चों के पार्क जैसी विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का विकास करना भी शामिल है। तो सुहेलदेव की जो मूर्ति है उसका जो शिलान्यास क्या है, वो क्या हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है, वो एक अश्वारोही प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में किस एशियाई देश ने अकेलेपन के लिए एक मंत्री नियुक्त किया है। देखिए, अकेलेपन के लिए एक मंत्री नियुक्त किया गया है, तो किसने किया है, तो ये क्या है, जापान ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जापान। तो इससे पहले भी ये पहला देश नहीं है, इससे पहले भी ब्रिटेन में इस तरह की एक मंत्री को नियुक्त किया गया था। तो देख लेते हैं इसमें कुछ फैक्ट। देखिए, कोरोना काल में जापान में आत्महत्या करने वालों की संख्या में इतना बड़ा इजाफा हुआ कि देश में बढ़ते आत्महत्या के मामले से चिंतित जापान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और इसके लिए मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन को दूर करने के लिए एक मंत्री को नियुक्त किया है। तो सरकार ने अकेलेपन से निपटने के लिए तात्सुशी सकामोटो को मंत्री नियुक्त किया है, और जापान ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बना है। एशियाई देश है ये पहला, लेकिन 2018 में ब्रिटेन ने भी इसी तरह से एक पद का सृजन किया था, इसी तरह से एक पद बनाया था। क्वेश्चन नंबर 70,
हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो लेह लद्दाख, गुलबर्ग या फिर चंडीगढ़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलमर्ग में। तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, गुलमर्ग में इसका दूसरे संस्करण जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ये यहाँ पर शुरू किया गया है। देखिए, इसका उद्घाटन जो किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और ये भी वर्चुअली किया था। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण है वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के शीतकालीन गंतव्य पर 26 फरवरी से शुरू हुआ है। तो याद रखेंगे कहाँ शुरू किया गया, इतना ही पूछ सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछ सकते। तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसको शुरू किया गया है। देखिए 71, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसने ये पहला जो स्थान प्राप्त किया है, किसने किया, किस राज्य ने किया है? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को इसमें पहला स्थान मिला है। देखिए, उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही को दिया। तो ये प्राप्त जो किया है वो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लिया है और केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। आगे बढ़ते हैं। 72, हाल ही में किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन है केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में अल्पाइन एक पौधा है, उसकी एक जाति को खोजा है। देखिए, वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। नई प्रजाति हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है और इसे क्रेमेंथोडियम इंडिकम नाम दिया गया है। तो इसका भी नाम याद रखेंगे, ये भी पूछ लिया जाएगा कि एक नए पौधे की खोज की गई जिसका नाम अल्पाइन। तो लेकिन इसको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया था? तो क्रेमेंथोडियम इंडिकम, ये याद रखेंगे, इसका नाम दिया गया है। और पौधे की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से लेकर के अगस्त तक पाई जाती है। और अल्पाइन पौधे की नई जो प्रजाति है जिसकी खोज की गई है वो तवांग जिले की पेंगा टैंग तसो झील में खोजी गई है। तो किस झील में भी खोजी गई है? तो पेंगा टैंग तसो झील में इसकी खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है 73, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? तो 25 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 24 फरवरी या 28 फरवरी। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए, देश भर में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। और यह दिन 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाए जाने के लिए बनाया जाता है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो एम अजीत कुमार हैं और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है 74, प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। तो कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को। तो फरवरी महीने का जो तीसरा शनिवार होता है इसे विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, 20 फरवरी 2021 को दुनिया भर में विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया, वर्ल्ड पेंगोलिन डे। यह प्रतिवर्ष फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो है पेंगोलिन जीव की प्रजाति के
जो उसका जो अस्तित्व मिट रहा है उसे बचाने के लिए। 75, हाल ही में कौन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो ए, बी, सी और डी हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्रिस मॉरिस। देखिए, हाल ही में हुई इंडियन प्रीमियर लीग 2021 आईपीएल 2021 की जो नीलामी हुई है उसमें दक्षिण अफ्रीका के जो ऑलराउंडर हैं क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है और इसके साथ ही ये आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। तो 25 फरवरी, 21, 22 या 20 फरवरी। तो सही आंसर होगा हमारा 20 फरवरी को। तो ऑप्शन डी, 20 फरवरी। देखिए, विश्व भर में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। हर किसी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से न्याय मिल सके और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके, इसी उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। और जो पहली बार था, इसे पहली बार 2009 में बनाया गया था और उसके बाद से अब इसको प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो इसे वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। 77, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया? एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए नागरिकों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ एक साझेदारी की है और इसमें एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम ने सीपीसीएस शुरू करने की घोषणा की है। प्रीपेड कार्ड चेन्नई के साथ साथ देश भर के रिटेल स्टोर और ई कॉमर्स वेबसाइटों पर खुदरा भुगतान की सुविधा भी प्रदान करता है। इनकी इससे कुछ भी हम खरीद सकते हैं। जिस तरह से आज हम अपने डेबिट कार्ड से ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर सकते हैं, तो इसी तरह से इस कार्ड से भी परचेज कर सकते हैं। यह शहर के भीतर विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए निवासियों को एक सामान्य भुगतान कार्ड प्लेटफॉर्म प्रदान भी करेगा। तो ये चेन्नई में शुरुआत हुई है इसकी अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो किंग्स पंजाब, पंजाब किंग्स या किंग्स ऑफ पंजाब या फिर किंग्स पंजाब टाइगर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब किंग्स। तो आईपीएल में जो पंजाब किंग्स 11 पंजाब थे, किंग्स 11 पंजाब ने पंजाब किंग्स अपना नाम कर लिया है। देखिए, हाल ही में आईपीएल 2021 से पहले आईपीएल की एक बड़ी टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है और इसको अब पंजाब किंग्स के नाम से जाना जाएगा। 78, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है? तो तुलसी घाघर, वीना दास, श्रुति शुक्ल या फिर मानसा वाराणसी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मानसा वाराणसी। देखिए, तेलंगाना की 23 वर्ष की मानसा वाराणसी ने वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है और ये टॉप 3 में मानसा वाराणसी ने मान्य सिंह और मनिका कौशन ने जगह बनाई। जो टॉप 3 में थे उनमें मानसा वाराणसी, मान्य सिंह और मनिका कौशंद ने अपनी जगह बनाई और मान्य सिंह फेमिना मिस इंडिया 2020 कॉन्टेस्ट की रनर अप रही हैं और वहीं मनिका शोकन फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 चुनी गई हैं। तो फेमिना मिस इंडिया 2020 का जो खिताब जीता है वो जीता है मानसा वाराणसी ने, जो तेलंगाना की हैं और ये 23 वर्ष की हैं। FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में किस देश को बरकरार रखा है? तो FATF ये पहले भी था लेकिन अब इसको भी फिर से रख दिया है कि फिर से भैया तुम रहोगे इसी में, क्योंकि इन्होंने जो FATF है उसकी जो शर्तें थी उन शर्तों को पूरा नहीं किया, सभी को नहीं किया है। ठीक है, कुछ इसने पूरा कर लिया है लेकिन कुछ शर्तें भी बाकी हैं
तो फिर से रख दिया है कि अभी तुम अभी जब तक अपनी इन शर्तों को पूरा नहीं कर लेते पूरी तरह से, तो जब तक आप इसी लिस्ट में रहोगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए है हमारा वो पाकिस्तान। देखिए तो ये पढ़ लेंगे। देखिए ग्रे लिस्ट में इसको बरकरार रखा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, क्योंकि ये इसमें क्या है कि 70 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की थी इसने शामिल होने के लिए इसमें होती हैं। और ये किसके लिए होते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण, यानी कि जो आतंकी वित्त पोषण जो होता है इसके लिए। और इसने 27 सूत्र हैं और 27 में से इसने अभी 21 शर्तों को तो पूरा करे, लेकिन 6 अभी भी बाकी हैं। 6 शर्तों को अभी पूरा नहीं किया है। तो देख लेते हैं। तो FATF का जो सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन के मुख्यालय में है। और वर्तमान में इसके 37 देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। और भारत जो है इसमें 2010 में शामिल हुआ था। 2010 से इसका सदस्य है भारत। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, नए सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कितने घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी? तो अभी एक सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों में कुछ फेरबदल किया है। तो उसमें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे जो भी सोशल मीडियास होते हैं, तो उसमें अगर कोई भी किसी तरह कोई ऐसी जानकारी आती है तो उसकी जो सूचना है वो उसे देनी पड़ेगी। तो कितने घंटों में देनी पड़ेगी? तो 72 घंटों में इसका देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 72 आवर्स। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को तैयार किया गया है और जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। और इन नियमों के तहत व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म जो होते हैं उनको 72 घंटे के भीतर अधिकृत एजेंसियों को पहचान सत्यापन की जानकारी देनी होगी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो सही आंसर होगा इसमें हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी कर्नाटक होगा इसमें। ऑप्शन ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये ऑप्शन बी होगा। तो बी कर्नाटक ने इसकी घोषणा की है अभी। देखिए कर्नाटक का बागवानी विभाग अंतर्राष्ट्रीय फूलों की नीलामी बेंगलोर IFAB के सहयोग से फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा। और इसमें क्या, जो ऐसे फूल होंगे जो नहीं बिकते हैं तो उनको एक कोई भी कॉस्मेटिक में या फिर कोई भी कलर जो नेचुरल कलर्स होते हैं उसे बनाने के लिए, हमारी जो अगरबत्तियाँ होती हैं उन्हें बनाने के लिए क्या है कि जो ख़राब फूल हो जाते हैं, जो नहीं बिकते हैं, अनबिके जो फूल होते हैं, उनको हम ये चीज़ उनके बनाएंगे। कॉस्मेटिक उपयोग में कर सकते हैं कुछ बनाने के लिए, या फिर पुष्प कला या प्राकृतिक रंगों से बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है वो कर्नाटक ने की है। देखिए 82, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई-छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? तो ई-छावनी पोर्टल के सही आंसर कर लेंगे जो गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गृह मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री हैं। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई-छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। जो छावनी के जो क्षेत्र जो उसमें रहने वाले हैं नागरिक हैं, तो वो अपनी उनको कोई भी समस्या होती है तो वो इस पोर्टल पर वो दर्ज करा सकते हैं। 83, सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्या हो गया है ये, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रहा है जब तक ये हो गया है। तो भुवनेश्वर, जयपुर, नोएडा या फिर लखनऊ। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, नोएडा में। देखिए 6 मार्च से 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेले का आयोजन नोएडा में किया जा रहा है। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है। और इसका जो आयोजन करने वाला जो मंत्रालय है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है और नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है। नोएडा में इसका किया जा रहा है और 6 से 14 मार्च तक इसको चलाया जाएगा। 6 से 14 मार्च तक इसे
देखिए, भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ किस राज्य की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, नागालैंड। तो ऑप्शन सी नागालैंड होगा। नागालैंड के साथ में एक, देखिए, भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने नागालैंड के स्कूलों में प्रशासनिक कामकाज में सुधार के साथ ही चुनिंदा जो स्कूल होंगे उनमें शिक्षा की प्रक्रियाओं और पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाने के लिए 6.8 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर सफल लैंडिंग की है। तो ये किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो नासा, स्पेसएक्स, इसरो या CNSA? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन है नासा। तो नासा का विज्ञान रोवर परसेवरेंस 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर उतरा और यह रोवर सबसे उन्नत एस्ट्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला है और ये मंगल पर जीवन की खोज के लिए, खोजों के जो संकेत अगर कुछ मिलते हैं तो उसके लिए इसको भेजा गया कि रोवर मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत की खोज भी करेगा। देखिए, हाल ही में पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? तो कहाँ बनाई जा रही है? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, मुंबई में। तो मुंबई में अंडर सी सुरंग बनाई जा रही है। और कुछ फैक्ट देखते हैं इसके। देखिए, भारत की पहले समुद्र के नीचे की सुरंग का निर्माण मुंबई के तटीय सड़क परियोजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है और इसका जो निर्माण है वो वर्ष 2023 तक इसको पूरा किए जाने की उम्मीद है और ये लगभग 1 किलोमीटर अरब सागर में नीचे की ओर होगी, यानी कि अरब सागर के नीचे होगी 1 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। 87 है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सामर्थ्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा ABCD में से तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश को याद रखें, उत्तर प्रदेश सारथी ऐप भी लॉन्च किया है अभी और उद्यम सारथी ऐप और सामर्थ्य योजना भी इसने उत्तर प्रदेश ने ही स्टार्ट की है। तो कुछ देखते हैं इसके बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट में महिलाओं के लिए एक नई योजना, महिला सामर्थ्य योजना की घोषणा की है। राज्य के जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना बजट पेश किया और बजट पेश में ही वित्त वर्ष 2021 और 22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की जाएगी और इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। तो ये भी याद रखेंगे कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब बजट पेश किया था तो तब इसकी घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका, नेपाल, सीरिया या फिर अफगानिस्तान? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सीरिया में। तो महेंद्र सिंह कान्याल को सीरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। देखिए, वरिष्ठ राजनयिक महेंद्र सिंह कान्याल को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सीरिया की राजधानी जो है वो दमास्कस है और बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद नाजी अल ओतारी ये सीरिया के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये भी याद रखेंगे, राजधानी दमास्कस है। देखिए, पेरिस 89, पेरिस जलवायु समझौते में निम्न में से किस देश की आधिकारिक तौर पर वापसी हुई है? तो किसकी वापसी हुई है? तो ऑप्शन सी, अमेरिका की हुई है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने इसमें वापसी यहाँ से हट गए थे और इसको फिर से इन्होंने छोड़ दिया था इसको और उसके बाद में फिर से अब ये जब जो नए राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हैं तो इसको फिर से वापसी ली गई है इसकी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते में वापसी की है और इससे पहले नवंबर 2020 में अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर समझौते को आधिकारिक रूप से छोड़ दिया था और यह समझौता COP21 में संपन्न हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में किसने भाग लिया? तो किसने भाग लिया? तो सही आंसर देखेंगे, सही आंसर आप
शक्तिकांत दास मत लगा देना, इसका शक्तिकांत दास इसका सही आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं। देखिए, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में भाग लिया और यह पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक थी जिसका आयोजन इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत किया गया। और बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वह है वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, वित्तीय क्षेत्र में मुद्दे और वित्तीय समावेशन और सतत वित्त सहित एजेंडे पर अन्य मुद्दों के साथ परिवर्तनकारी और न्यायसंगत वसूली के लिए नीतिगत कार्यों पर चर्चा करना इसके मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो अभी मनाया गया तो मनाया गया हमारा 28 फरवरी को। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। देखिए, हाल ही में 28 फरवरी 2021 को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो थी फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। ठीक है, कब से बनाया जाता है कि इसको जो बनाया जा रहा है किस लिए बनाया जाता है? देखिए, जो रमन प्रभाव के जो भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी 1928 में, इसी दिन से। तो तब से इसको 28 फरवरी को ही इसलिए मनाया जाता है ये। तो भारत सरकार ने 1986 से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया है, यानी कि 1986 से इसको मनाया जा रहा है। लेकिन 28 फरवरी 1928 में क्या वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो मनाया कब से जा रहा है? 1986 से इसको मनाया जा रहा है। देखिए, हाल ही में कौन महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका ABCD में से सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। देखिए, महिलाओं को पति के पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई और उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और यह अध्यादेश आजीविका की तलाश में राज्य के परिवर्तित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पुरुषों के दूसरी जगह जाने के मद्देनजर लाया गया है, क्योंकि उसके बाद में जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अपना गुजर बसर कैसे करेंगे अपना, तो उन्हें या तो खुद ही कृषि करती थी या कुछ मजदूरी करती थी। इसलिए ये नया कानून लेके आए हैं कि अब जो पत्नी होगी वो भी उसकी संपत्ति के स्वामित्व रहेगी। हाल ही में किसे कर्नाटक का 31वां नया जिला बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? ये बनाया गया ऑप्शन बी विजयनगर को। विजयनगर अब हमारे जो कर्नाटक है, कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। देखिए, विजयनगर कर्नाटक 31वां जिला बना है और इसे जो काट करके बनाया गया बेल्लारी जिला जो है उसको काट करके बनाया गया। जो बेल्लारी है वो खान समृद्ध राज्य है, जिला है। और अब उसके में से कुछ हिस्से को काट करके एक नया जिला बना दिया गया विजयनगर। और इसमें 6 तालुका होंगे और होसपेट जो है इसका मुख्यालय होगा। जो होसपेट है वो यहाँ पर इसका मुख्यालय होगा जिले का। देखिए, 94 किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की घोषणा की है? तो ABCD हैं, तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी दिल्ली। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इसी की घोषणा की है कि मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की घोषणा की है इसमें स्कॉलरशिप के रूप में। देखिए, दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है और दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपये की राशि और विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में देने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को मंजूरी दी गई है। 95 सेरावीक सम्मेलन 2021 में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार कौन प्राप्त करेगा? तो ABCD हैं, तो कौन करेगा इसमें? सही आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ये इस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्षिक सेरावीक सम्मेलन 2021 के दौरान सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त करेंगे और यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। देखिए, ब्राजील का अमेजोनिया वन
उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? इसरो, नासा, स्पेसएक्स या नासा या इसरो दोनों ने मिलकर किया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसरो के द्वारा। इसरो क्या है? भारत की है, अंतरिक्ष एजेंसी भारत की। देखिए, भारत के पोलर रॉकेट में ने स्पेस एजेंसी इसरो के लिए वर्ष के पहले मिशन में ब्राजील के अमेजोनिया वन और अंतरिक्ष यान से 18 अन्य उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-51 को सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से उठाया गया और सबसे पहले ऑर्बिट प्राइमरी पोलैंड अमेजोनिया वन में इंजेक्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक प्राचीन बौद्ध मठ की खोज किस राज्य में की है? तो अब की है, उससे पहले भी वहां पर कुछ दूरी पर एक नई जो खोज की गई थी वहां पर भी, तो वहां पर भी बौद्ध मठ मिले थे। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, झारखंड में। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे बौद्ध मठ की खोज की है, जिसे 900 वर्ष पुराना माना जा रहा है। और इसमें क्या क्या चीजें मिली? देखिए, वरद मुद्रा में देवी तारा की 4 पाषाण प्रतिमाएं, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में 6 प्रतिमाएं और एक मूर्ति जो देवी शैव देवी माहेश्वरी की प्रतीत होती है, कुंडलित मुकुट और चक्र के साथ प्राप्त हुई है। और तारा प्रतिमा पर नागरी लिपि देवनागरी का पूर्व संस्करण में कुछ लिखा हुआ भी यहाँ पर मिला है। तो ये याद रखेंगे, झारखंड में मिली है, 900 वर्ष पुरानी इसको माना जा रहा है। और क्या क्या चीजें मिली हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का विषय क्या है? तो जैव विविधता बदलती जिंदगियां, या जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था, या फिर आर्द्र भूमि और जल। तो सही आंसर होगा इसका बदलती जिंदगियां, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बदलती जिंदगियां। तो ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण जो 1 से 3 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, इसका उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। और इसका जो आयोजन है वो बदलती जिंदगी थीम के साथ में किया गया। और इसकी जो टैगलाइन है जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था, इसकी टैगलाइन होगी। और इसका जो पहला जो संस्करण था 2019 में आयोजित किया गया था और ये किया गया था दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 99 है, देखिए, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ABCD है। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के डिप्टी CM भी हैं। और इन्हें जो है पहले भी यही थे और अब भी इनको चुनाया गया है। देखिए, दुष्यंत चौटाला को दोबारा 4 साल की अवधि के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर, देखिए, हाल ही में भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय वार्ता की है? तो किस क्षेत्र के लिए की है? तो सही आंसर होगा इसका हमारा तो सही आंसर होगा मेरा इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र। जो हिंद प्रशांत क्षेत्र उसके लिए भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने एक सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके बीच एक वार्ता हुई है। तो देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की है। और इसकी सह अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, फ्रांस के यूरोप और विदेशी मामलों के महासचिव फ्रैंकोई दिलात्रे और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामले और व्यापार सचिव फ्रांसिस एडमसन ने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप कोई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि अगर आपका एक लाइक और आपका एक शेयर भी हमें मोटिवेट करेगा आगे के लिए इस तरह की और वीडियो के लिए। तो आपसे आशा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आगे फिर मिलते हैं कुछ अपनी वीडियो के साथ में और इसके साथ